Good morning, class 11 students. Today we will start organic chemistry, and the chapter name is Organic Chemistry, Some Basic Principles and Techniques. Here we will study the organic compounds. Like we can see here that compounds are of two types. One is organic compound, another is inorganic compound. So what are organic compounds and what are inorganic compounds? Organic compounds are isolated directly or indirectly from living organisms such as plants or animals. We can derive from plants and animal these organic compounds, and the branch of science which deals with these organic compound is known as organic chemistry. While in inorganic compounds, non-living sources such as rocks, minerals, we get inorganic compound from these, and the branch of science which deal with those compounds is known as inorganic chemistry. Okay. Earlier, in 1815, Berzelius gave the vital force theory, which said that these organic compounds are produced only under the influence of some mysterious force existing in living organism. तो बर्जेलियस ने क्या कहा था कि जो ये एक वाइटल फोर्स थ्योरी दी थी, जिसमें उसने ये कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ना अपने आप किसी मिस्टीरियस फोर्स के थ्रू आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म में एग्जिस्ट करते हैं। बट ये सच नहीं था, पर उस समय के लिए सच था, क्योंकि उस टाइम पे किसी ने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब्स में सिंथेसाइज नहीं किए थे। बट करीब करीब 13 साल बाद वोहलर एक साइंटिस्ट आए जिनने एक्सीडेंटली अपनी लैब में यूरिया सिंथेसाइज कर लिया, जो कि ह्यूमन यूरिन में या एनिमल यूरिन्स में प्रेजेंट रहता है। और हुआ क्या था, उनने अमोनियम क्लोराइड और पोटेशियम साइनाइड के मिक्सचर को यूज़ किया था, और उससे उन्हें मिल गया था अमोनियम साइनेट, और यहाँ से क्या निकल गया, के और Cl। तो ये NH4 और CNO अमोनियम साइनेट बन गया, और KCl निकल गया, और वो हीट किया, और हीट करने पे वो रीअरेंज करके हमें क्या मिल जाता है, यूरिया। ये पहला कंपाउंड था जो लैब में सिंथेसाइज किया गया था बाय वोलर। तो उसके बाद से फिर ये हुआ था कि भाई हम कंपाउंड्स को सिंथेसाइज कर सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में, बट वाइटल फोर्स थ्योरी कहती थी नहीं हो सकते। दैट मीन्स उस टाइम पे वाइटल फोर्स थ्योरी फिर नेग्लेक्ट की जाने लगी कि नहीं, ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम बना सकते हैं लैब के अंदर। ऐसे ही कॉल्बे ने सिंथेसाइज किया था एसिटिक एसिड इन 1845। किया क्या था उनने उनने कार्बन और हाइड्रोजन को इलेक्ट्रिक आर्क के सामने रखा था, और उधर से उन्हें मिला था एसिटाइलिन, और फर्दर उसको डाइल्यूट H2SO4 और HgSO4 की प्रेजेंस में एसिटल्डिहाइड बनाया था, और उसका ऑक्सीडेशन करने से हमें क्या मिल गया था, एसिटिक एसिड, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और लैब में सिंथेसाइज किया गया था। तो उस बेसिस पे हमारी एक मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आई कि इससे पहले तो हम ये कहते थे कि भाई प्लांट्स और एनिमल से डिराइव प्रोटीन्स नहीं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे। बट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक डेफिनेशन आई नई निकल के कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में more precisely be defined as the chemistry of hydrocarbon and their derivative। that means कि ये जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन एंड कार्बन, और उनके डेरिवेटिव्स, जैसे कि एक हाइड्रोजन रिप्लेस होकर क्लोरीन आ जाता है, एक हाइड्रोजन रिप्लेस होकर ब्रोमीन आ जाता है, तो क्या हुआ, वो उसके डेरिवेटिव्स हो गए। तो उन सब कंपाउंड्स को हमने क्या कहा, ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इसकी स्टडी को हमने क्या कहा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू होने से पहले आता है कार्बन, और कार्बन से ही सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलती है। तो होता क्या है, कार्बन टेट्रावेलेंसी रखता है। टेट्रावेलेंसी ये बात स्टार्टिंग में की गई थी वेंटहॉफ और लीबेल के थ्रू 1874 में, जिनने ये बोला था कि भाई कार्बन जो होता है वो 4 बॉन्ड बनाता है, और 4 कॉर्नर ऑफ ए रेगुलर टेट्राहेड्रॉन में रहता है, जिनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट्स होता है। और ये जो बॉन्ड एंगल था ये एस्टैब्लिश किया गया वेरियस स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स के थ्रू, लाइक एक्सरे डिफ्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन और स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडीज़ के थ्रू। तो वहाँ से हमें निकल के आया कि जो ये कार्बन होगा वो 4 बॉन्ड बनाएगा, और उनके बीच में जो है हाइब्रिड ये बॉन्ड एंगल होगा, जो कि कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट्स। तो कुछ इस तरीके से, पर ये एक प्लेन में नहीं होता, ये 3 डायमेंशनल है बेटा, क्योंकि अभी हमने बोला है कि 4 कॉर्नर्स ऑफ रेगुलर टेट्राहेड्रन। इसी वजह से फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा गया वेंटहॉफ को। अब जो हमने अभी समझा कि भाई कार्बन 4 बॉन्ड्स बना रहा है, उसको हम सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर ऑर्बिटल पिक्चर के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, और ये पिक्चर डायग्राम्स आप पहले भी केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं। जैसे कि पहला है ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ मीथेन। तो क्या होता है, हमें पता है कार्बन है और 4 बॉन्ड होंगे, और उनमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती थी, और हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल जो इसके साथ ओवरलैप करता है, और यहाँ पे हमारे मीथेन बनता है।
तो इसके अंदर जो बॉन्ड एंगल होगा ये होगा 109 डिग्री 28 मिनट्स, ठीक है। अब ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ इथेन जिसमें हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास sp3 है अगेन, और 1s ऑर्बिटल ऑफ H हैं तो C2H6 है, और इसके अंदर भी बॉन्ड एंगल्स जो होंगे वो कितने होंगे 109 डिग्री 28 मिनट्स। आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं और फर्दर वो हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग कर रहे हैं, हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग कर रहे हैं। इसके बाद आते हैं ऑर्बिटल पिक्चर्स ऑफ इथीन, जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है और एक 2pz हमारे पास क्या होता है अनहाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में रहता है। तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं दो तो हमारे इसके हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करते हैं, एक कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाता है जो सिग्मा बॉन्ड बनता है यहाँ पे, जो ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और इसके बाद ये जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं इनके अंदर अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं, ये हमारा क्या बनाएंगे पाई बॉन्ड, जो कि अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन प्रेजेंट होते हैं। तो इसके अंदर जो कार्बन कार्बन बॉन्ड आएगा ये डबल बॉन्डेड हो जाएगा, यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड, तो ये डबल बॉन्डेड होगा और ये प्लेनर मॉलिक्यूल होगा, जिसकी वजह से इसका बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री। नेक्स्ट हम आते हैं ऑर्बिटल पिक्चर डायग्राम ऑफ इथाइन दैट इज एसिटाइलिन। तो इसमें क्या होगा बेटा, इसमें sp हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे और एक कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड बनेगा और बाकी दो यहाँ पे बनेंगे पाई बॉन्ड्स, जो कि हमारे 2p y एंड 2pz अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से हमें मिल रहे हैं। तो यहाँ पे ये ऑर्बिटल पिक्चर डायग्राम से आपको क्लियर होता है कि किस तरीके से इनकी बॉन्डिंग होगी। अब कुछ पाई बॉन्ड्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, जैसे कि ऑल द एटम्स डायरेक्टली अटैच टू द कार्बन एटम ऑफ द डबल बॉन्ड लाई इन द सेम प्लेन। तो कंडीशन क्या होगी, जो भी कार्बन एटम से डबल बॉन्डेड, जो अभी पिछले डायग्राम में अभी हमने बताया, इसके अंदर भी ये भी एक लीनियर मॉलिक्यूल होगा, क्योंकि इसके अंदर भी पाई बॉन्ड्स आ जा रहे हैं और पाई बॉन्ड्स क्या कर रहे हैं कि उसे फर्दर रोटेट नहीं होने दे रहे, तो ये मॉलिक्यूल भी लीनियर हो रहा है। जैसे इसको हम कहेंगे तो इसके बॉन्ड एंगल जो आएगा वो 180 डिग्री सेल्सियस नहीं 180 डिग्री आएगा, ठीक है। ऑल द एटम्स डायरेक्टली अटैच टू कार्बन एटम ऑफ डबल बॉन्ड लाई इन द सेम प्लेन, मतलब वो मॉलिक्यूल वहाँ पे प्लेनर हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp2 या sp रहेगी, ठीक है। उसके बाद जैसे डबल बॉन्डेड होगा तो sp2 होगी और ट्रिपल बॉन्डेड होगा तो sp होगी, ओके। एंड द p ऑर्बिटल ऑफ द पाई बॉन्ड्स आर म्यूचुअली पैरेलल एंड आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जैसे ये है हमारा p ऑर्बिटल, ये एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे और परपेंडिकुलर रहेंगे टू द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल। रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज़ रेस्ट्रिक्टेड, तो ये भी बात है कि आपका रिस्ट्रिक्शन हो जाता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड इजीली रोटेट कर सकता है बट कार्बन डबल बॉन्ड ये इसमें रोटेशन पॉसिबल नहीं हो पाती। एंड द इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लाउड ऑफ द पाई बॉन्ड लाइज अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ द बॉन्डिंग एटम्स, दिस अलाउज द पाई इलेक्ट्रॉन बीइंग इजीली अवेलेबल टू द अटैकिंग रिएजेंट। तो ये अभी मैंने बताया था कि पाई बॉन्ड्स जो होते हैं वो अबव द प्लेन, उनके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी, इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लाउड जो होगा वो अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन रहेगा। इसकी वजह से ये हेल्पफुल होते हैं कि जो अटैकिंग रिएजेंट आते हैं वो इन पाई इलेक्ट्रॉन्स पे बहुत आसानी से अटैक कर सकते हैं। नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है जो कि हम पढ़ते हैं, इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑन बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ्स। तो हाइब्रिडाइजेशन हमें पता है सिंगल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन तो वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, और डबल बॉन्ड होगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसमें sp हाइब्रिडाइज्ड होगा। तो इस केस में हम देखते हैं जब sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर आएगा कि सिंगल सिंगल बॉन्ड सबसे बड़ी, डबल बॉन्ड उससे कम और ट्रिपल बॉन्ड उससे कम। तो जैसे जैसे पाई बॉन्ड्स की ओवरलैपिंग होगी वो नज़दीक आएंगे, उसकी वजह से उनकी बॉन्ड लेंथ छोटी होती जाएगी। सिमिलरली कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड विद हाइड्रोजन अगर बॉन्ड करता है तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे बड़ा किसका होगा, सिंगल बॉन्ड वाले का, उसके बाद डबल बॉन्डेड कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड का, और उसके बाद कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड का ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन जो होगा हाइड्रोजन से जुड़ेगा। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो हम ये समझ सकते हैं कि शॉर्टर द बॉन्ड ग्रेटर इट्स स्ट्रेंथ, मतलब अगर कोई बॉन्ड छोटा होता है साइज़ में तो उसे तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो सिमिलरली हम देख सकते हैं कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड अभी पीछे हमने देखा था कि sp है तो ये ट्रिपल बॉन्ड होगा इनके बीच में, तो इसके लिए रिक्वायर्ड एनर्जी जो होगी वो ज़्यादा होगी क्योंकि ये बॉन्ड लेंथ छोटी हो गई है। कार्बन sp2 ये कार्बन डबल बॉन्डेड वाले होंगे तो इनके बीच में हमारे पास और बॉन्ड लेंथ ये बॉन्ड स्ट्रेंथ जो आएगी वो 383 किलो जूल पर मोल आ रही है, और इसके केस में देखिए सिंगल बॉन्डेड वाले हैं तो इसके केस में 348 किलो जूल। तो इस केस में सबसे कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी टू ब्रेक द बॉन्ड। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे आते हैं।
तो हम ये कह सकते हैं मोर द एस कैरेक्टर ऑफ ए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज द एटम। होता क्या है, एस कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा वो न्यूक्लियस के करीब होगा और वो उतना ही ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट कर पाएगा उन इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास। तो अब उसी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इफेक्ट भी पड़ता है कि अगर मोर एस कैरेक्टर होगा तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। तो एस पी हाइब्रिडाइज जो ऑर्बिटल्स होंगे उस केस में एस कैरेक्टर 50% है। कैसे, दो पार्ट हैं तो एक 50% दूसरा 50%। जैसे sp2 में हम देखते हैं कि sp2 तो क्या है, यहाँ पे s एक पार्ट है, दो पार्ट p हैं तो 33.3%। और सिमिलरली sp3 में s एक पार्ट है, तीन पार्ट p हैं तो 25% s कैरेक्टर होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा किस केस में आ जाएगी, जो ये कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड होगा जो कि sp हाइब्रिडाइज्ड है, और फिर उसके बाद डबल बॉन्डेड और सिंगल बॉन्डेड। अब नेक्स्ट एक चीज़ और समझने की कोशिश करते हैं बेटा कि हाउ टू कैलकुलेट द सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन योर मॉलिक्यूल्स गिवन। जैसे कि हमारे सामने ये मॉलिक्यूल गिवन है CH ट्रिपल बॉन्ड CCH डबल बॉन्ड CH CH3 एंड सिमिलरली CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH CH3। तो हम इसको एक्सपैंड करेंगे। जैसे कि ये कार्बन है, एक कार्बन चार बॉन्ड बनाता है, ये हमने अभी पढ़ा टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन के अंदर। तो हम क्या कहेंगे, कार्बन जो H से कनेक्टेड होगा सिंगल बॉन्ड से, बीच में 3 बॉन्ड्स दिखा रखे हैं, कार्बन देन सिंगल बॉन्ड CH जो था वो सिंगल बॉन्ड से दिखाएंगे, डबल बॉन्डेड CH एंड CH3 को ओपन कर देंगे H3। तो इसमें जो सिंगल बॉन्ड्स जितने भी होंगे वो सब सिग्मा बॉन्ड्स हैं, और जहाँ पे डबल बॉन्ड्स या ट्रिपल बॉन्ड्स आ रहे हैं उसमें एक सिग्मा बॉन्ड और उसके बाद बचे हुए जितने भी हैं वो काउंट करेंगे तो क्या बनेंगे, पाई बॉन्ड्स। जैसे कि सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं तो 1 2, क्योंकि ये दोनों पाई होंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारे सिग्मा बॉन्ड कितने हो जाएंगे 10, और पाई कितने होंगे 1 2, जो ये ट्रिपल बॉन्ड के दो हैं, और एक यहाँ पे 3, तो पाई बॉन्ड्स हो जाएंगे। सिमिलरली इसको एक्सपेंड किया तो इसमें देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, और पाई बॉन्ड्स कितने होंगे दो, ये दो डबल बॉन्ड की जो हमारे पास पाई बॉन्ड्स आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज़ द हाइब्रिडाइजेशन टाइप ऑफ ईच कार्बन इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। कि ये कंपाउंड्स दे रखे हैं, इनमें हाइब्रिडाइजेशन पता करनी है। तो इसके लिए एक सिंपल सी कंडीशन आप दिमाग में रख सकते हैं, जितने भी सिंगल बॉन्ड होंगे उनको काउंट करो, उससे हमारे पास स्टेरिक नंबर आ जाएगा। अगर स्टेरिक नंबर 4 आता है तो वो sp3 है, अगर 3 आता है तो sp2 है, अगर 2 आता है तो sp है। और ध्यान रखने वाली बात, हमें सिंगल बॉन्ड्स मतलब सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करने हैं। अगर पाई बॉन्ड आता है तो हमें उसे पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करना है। जैसे कि आप इस मॉलिक्यूल में देख सकते हैं सारे सिंगल बॉन्ड हैं, तो 1 2 3 4, 4 मतलब sp3। इस केस में भी देखिए 3 हाइड्रोजन है तो 3 और 1 4 sp3। बट इधर देखिए यहाँ पे डबल बॉन्डेड है तो इसको एक काउंट करना है, एक और एक 3 हो गए तो sp2। सिमिलरली 3 हाइड्रोजन इसके साथ थे तो 3 और 1 4 sp3। इसमें देखिए इसमें sp होगा क्योंकि एक इस तरफ और एक इस तरफ सिग्मा हमने काउंट करना है, तो ये क्या हो जाएगा sp। सिमिलरली नीचे ये कार्बन जो होगा इसमें एक एक और एक 3 sp2। इसमें 3 हाइड्रोजन एक सिंगल बॉन्ड तो sp3। इसमें एक डबल बॉन्ड है तो इसमें एक काउंट करेंगे, एक हाइड्रोजन से एक इस कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 3 sp2। सिमिलरली इसमें एक दो और 3 sp2। इसमें एक सिंगल बॉन्ड ये और एक इसका काउंट करना है सिग्मा, तो 2 हो गए तो कितना हुआ sp। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसमें हमें क्या पढ़नी है कि कंप्लीट और कंडेंस फार्मूला क्या होता है। जैसे ये हमने इथेन को ओपन करके लिखा है, पूरा इथीन को ओपन करके लिखा है, इथाइन को। तो ये स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन जो होती है वो होती है कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला, जिसमें हमने पूरा एक्सपेंड किया है। बट अगर उसे मैं कंडेंस कर देता हूँ, जैसे कि मैंने CH3 लिख दिया, या और कंडेंस कर देता हूँ C2H6, तो ये इथेन ही है, बट इसको हम क्या कहेंगे, कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला। सिमिलरली इथीन को CH2 डबल बॉन्ड CH2 या C2H4 लिखा जाए, इथाइन को CH ट्रिपल बॉन्ड CH या फिर C2H2 लिखा जाए, तो ये क्या हो जाएगा, कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला में क्या होता है बेटा, हम हाइड्रोकार्बन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं विद बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो अब इस बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में हमें क्या ध्यान रखना है कि ये जो कॉर्नर्स होते हैं, ये टर्मिनल्स जो होते हैं वो CH3 के बराबर होते हैं। तो कहीं पे भी कॉर्नर दिखेगा वो किसके बराबर होगा, CH3। और यहाँ पे जो अनसब्स्टिट्यूटेड इंटरसेक्शंस होंगे वो रिप्रेजेंट करते हैं CH2 को, मिथिलीन ग्रुप को, CH2। तो ये CH2 यहाँ पे आएगा जहाँ पे भी अनसब्स्टिट्यूट है। अगर सब्स्टिट्यूशन हो गया तो एक H और कम हो जाएगा, वो CH हो जाएगा। और अगर उस पर 2 सब्स्टिट्यूशन आ जाए तो वो सिर्फ कार्बन बचेगा, क्योंकि हमें पता है कि कार्बन की
जो वैलेंसी है वो 4 है, ठीक है। जैसे ये एक मॉलिक्यूल हमारे पास आया तो हमें पता है ये कॉर्नर जो होंगे वो CH3 होंगे, ये CH2 होगा और यहाँ पे क्या हो गया, एक सब्स्टिट्यूशन हो गया तो एक H कम हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं CH3 CH, एक H कम हो गया तो उसकी जगह पे ब्रोमीन, और CH2 CH3 तो ये हो गया 2 ब्रोमो ब्यूटेन, ठीक है। और इसको फर्दर और ओपन करेंगे तो ये ओपन होने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है ना, जो हम ओपन करके और इसको कंडेंस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास कंडेंस फॉर्मूला, और ये जो है ये रिप्रेजेंटेशन जो है ये हमारा क्या है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ओके, नेक्स्ट आता है पॉलीगन फॉर्मूला। पॉलीगन्स जो होते हैं उसको भी अगर आप देखेंगे तो हर कॉर्नर एक CH2 को रिप्रेजेंट करेगा अगर वो अनसब्स्टिट्यूटेड है। जैसे साइक्लोप्रोपेन के अंदर 3 CH2 हैं ये, तो ये इस तरीके से प्रेजेंट रहेंगे। साइक्लोब्यूटेन में 4 CH2 हैं, ऐसे ही साइक्लोहेक्सेन में 6 CH2 हैं। ये जिस इस तरीके से समझा रखा है, तो इस टाइप के फॉर्मूले इसको हम क्या कह देते हैं, पॉलीगन फॉर्मूला। ओके, अब आती है नेक्स्ट बात, एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड लाइन फॉर्मूला टू शो ऑल द एटम इंक्लूडिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो इसके अंदर हमें एक्सपैंड करना है इसे। तो हमें पता था कि जहाँ पे कॉर्नर रहेगा वो CH2 रहेगा और ये टर्मिनल जो रहेगा ये CH3 रहेगा, और जहाँ पे भी अगर ब्रांचिंग हो गई है या कोई सब्सटीट्यूशन आ गया उधर एक H कम करना पड़ेगा उसके रिगार्डिंग। और हमें ध्यान क्या रखना है, हर कार्बन पे 4 बॉन्ड्स प्रेजेंट रहने चाहिए। तो जैसे ये हमारे सामने था, तो इसमें हमने क्या किया, हर कार्बन को CH2 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 दिखाया। इस कार्बन पे एक ब्रांचिंग हो गई है, सब्स्टिट्यूशन आ गया, तो इस पे एक H रखा और दूसरा यहाँ पे, और इस कार्बन पे सेम वही कंडीशन, 2 CH3 हैं, कॉर्नर हैं और बीच में एक H। तो इस तरीके से, और जो कॉर्नर वाला है वो CH3 है, हमने इसको पूरा एक्सपेंड कर दिया। सिमिलरली 1 2 3 4 4 कार्बन यहाँ पे थे, तो इसके लिए हमारे सामने क्या आया, देखिए 1 2 3 4 कॉर्नर वाले दोनों को हमने क्या दे दिया, CH3, और बीच में जो थे वो CH2 बन गए। सिमिलरली कंपाउंड C को देखिए, ये ट्रिपल बॉन्डेड था, तो कॉर्नर पे जो रहेगा वो कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड रहेगा और उस पे 3 बॉन्ड इधर हैं, तो एक बचा हुआ किससे सैचुरेट करेंगे हम, हाइड्रोजन से। और फिर ये कार्बन जो होगा अगले कार्बन से जुड़ेगा, तो इसके 4 बॉन्ड पूरे हुए। इस कार्बन पे अगला कार्बन है, मतलब 2 बॉन्ड ये और 2 हाइड्रोजन से करेंगे। इस कार्बन पे एक OH था, इसको एक्सपेंड किया और एक H रहेगा, और इधर C कार्बन जुड़ा रहेगा कॉर्नर वाला, तो इस पे CH3 हो जाएगा। सिमिलरली कंपाउंड D जो हमारे सामने ये था, इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, ये कार्बन चारों कॉर्नर CH3 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 एक्सपेंड करेंगे, इस पे 3 बॉन्ड हो गए, एक इस तरफ एक इस तरफ एक इस तरफ, तो जो बचा हुआ होगा उसको हाइड्रोजन से कंप्लीट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ये मॉलिक्यूल रहा, कार्बन चारों तरफ CH3, उसको एक्सपेंड किया और एक जो बचा हुआ था उसको बॉन्डिंग पूरी करी। तो ध्यान रखने वाली बात क्या होगी कि हमें कार्बन अपने पूरे करने हैं 4 बॉन्डेड, और 4 बॉन्डेड होने के बाद वो स्ट्रक्चर हमारा एक्सपेंड कम्प्लीटली हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। क्योंकि ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो था ये हम पेपर में दिखा रहे हैं, तो ये 2D नहीं होता है एक्चुअल में, क्योंकि इनके बीच में जो एंगल बन रहे हैं वो 109 डिग्री 28 मिनट्स बन रहे हैं। तो इसको हमें 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन देना हो, और इसे अगर मैं 2D में दिखाना चाहूँ तो किस तरीके से दिखा सकता हूँ कि ये कार्बन जो होगा इसमें 4 बॉन्ड होंगे, जिनमें से 2 बॉन्ड जो होंगे वो प्लेन ऑफ पेपर में रहेंगे, कि ये H और ये H। जैसे ये हमने मॉलिक्यूल मीथेन लिया, तो इसमें क्या होगा बेटा कि ये H दोनों जो होंगे कनेक्टेड वो प्लेन पेपर में है, बट इसके बाद हमने डैश्ड वेज और सॉलिड वेज दिखाया है। तो ये डैश्ड वेज हमें बताता है कि ये हमसे अवे है, ये बॉन्ड अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है। अगर आप ऑब्जर्वर हैं तो आपसे अवे जो बॉन्ड रहेगा ये आपका क्या रहेगा, डैश्ड वेज, और सॉलिड वेज रहेगा जो डार्क वाला दिखेगा वो होगा टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। तो ये बॉन्ड टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर हो, इससे हम समझ सकते हैं ये मॉलिक्यूल जो है वो एक प्लेन में नहीं है, तो 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन होगी। तो इसको हम पढ़ सकते हैं, सच अ रिप्रेजेंटेशन विच कंप्लीटली डिस्क्राइब्स द एक्चुअल पोजीशन ऑफ वेरियस एटम्स ऑफ अ मॉलिक्यूल इन स्पेस इज कॉल्ड स्पेशियल फार्मूला और 3 डायमेंशनल और 3D स्ट्रक्चर। स्पेशियल फार्मूला क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इन स्पेस, स्पेस के अंदर जो उसकी अरेंजमेंट होगी। नेक्स्ट हमारे पास छोटा सा एक लास्ट टॉपिक आता है कि इन मॉलिक्यूलर मॉडल्स, मतलब मॉलिक्यूल्स को हम किन किन मॉडल से एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक आता है फ्रेमवर्क मॉडल, एक आता है बॉल एंड स्टिक मॉडल, एक आता है स्पेस फिलिंग मॉडल्स। तो ये मॉडल्स हैं जिससे हमें पता चलता है। फ्रेमवर्क मॉडल क्या होगा कि हमारे सामने कार्बन जैसे है, तो उसको फ्रेमवर्क बना के पूरा ऐसे, जैसे कि ये हाइड्रोजन से कनेक्टेड है तो ये रहेगा इधर, तो उसका पार्ट दिखा देंगे कि हाइड्रोजन का बॉन्ड इधर तक कनेक्ट है, ये कार्बन है। इसी तरीके से अनदर हाइड्रोजन आएगा सामने कुछ इस तरीके से, और ये पूरा एक फ्रेमवर्क बन जाएगा 3 डायमेंशनली। और इधर
सेम बॉल एंड स्टिक मॉडल में क्या होगा कि बस ये कार्बन जो होगा और हाइड्रोजन जो होगा इनको बॉल से दिखाएंगे एटम्स, और ये जो बॉन्ड्स होंगे इनको स्टिक से दिखा देंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से, जैसे कि कार्बन फिर फर्दर स्टिक बनाई, ये हाइड्रोजन, इनको अलग अलग कलर कोड दे दिया जाएगा कि ये हमारे सामने कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये कुछ इस तरीके से है ना, बॉल और स्टिक मॉडल। सिमिलरली स्पेस फिलिंग मॉडल में क्या होगा कि उसको पूरा स्पेस फिल किया जाएगा, जैसे कार्बन को दिखाया जाएगा कि कुछ इस तरीके से, उसके बाद हाइड्रोजन का साइज़ के हिसाब से उस पर किया जाएगा कि ये हाइड्रोजन है और ये चारों तरफ से इसको स्पेस में ऑक्यूपाई कर रहा है, और ये जैसे कुछ इस तरीके से, तो ये हो जाता है स्पेस फिलिंग मॉडल। तो मॉलिक्यूल्स को हम इन मॉलिक्यूलर मॉडल्स के थ्रू एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। और जैसे ये बताया थ्री डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन से, तो हमें ये पता चलता है कि मॉलिक्यूल कैसा है, 3D ज्योमेट्री रखता है। ओके, आई होप समझ आया हो। कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।